ईमानदार किसान और लालची सेठ। मोहन एक ईमानदार किसान था। वह अपने छोटे से खेत में हल चला रहा था। उसकी पत्नी सुगना और बेटा गोपाल पास में बैठे थे। गोपाल थोड़ा बीमार लग रहा था। सुगना चिंतित होकर बोली, सुनिए जी, मुझे गोपाल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इसे वैद्य जी को दिखाना होगा। हाँ सुगना, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? इस साल तो फसल भी खराब हो गई। तभी गोपाल बोला। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप परेशान मत होइए। मोहन अपने बेटे के सिर पर हाथ रखता है और फिर सोच में पड़ जाता है। वह जानता है कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मोहन दुखी मन से गांव के सबसे अमीर और लालची सेठ रघुनाथ के घर के लिए निकल पड़ा। जब मोहन रघुनाथ के घर पर पहुंचा तो देखा सेठ अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा था। सामने उसके दो नौकर खड़े थे। सेठ जी, मेरा बेटा बीमार है। मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। जैसे ही फसल अच्छी होगी, मैं आपका उधार चुका दूंगा। उधार चाहिए? लेकिन तेरे पास क्या गिरवी रखने के लिए है? मालिक, मेरी जमीन ही सब कुछ है। अगर आप थोड़ा समय दें, तो मैं कर्ज चुका दूंगा। अच्छा, तो अपनी जमीन गिरवी रख दे। और हाँ, अगर समय पर पैसा नहीं लौटा पाया तो जमीन मेरी हो जाएगी। मोहन के पास और कोई चारा नहीं था। मोहन मजबूर होकर कागज पर अंगूठा लगा देता है। सेठ के चेहरे पर कुटिल मुस्कान हो गई थी। मोहन दुखी होकर वहां से चला जाता है। सेठ के नौकर आपस में कानाफूसी करते हैं। कुछ महीने बीतते हैं और गांव में बारिश अच्छी होने लगी और मोहन की फसल लहलहा उठती है। वह खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त रामू आता है। मोहन भाई, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। अब तेरा कर्ज भी उतर जाएगा और गोपाल का इलाज भी हो जाएगा। हाँ भाई, भगवान की कृपा रही। अब मैं सेठ का कर्ज चुका दूंगा और अपनी जमीन भी वापस ले लूंगा। मोहन अपने खेत में फसल काटने में जुट जाता है और उसकी पत्नी और बेटा भी खुश रहते हैं। मोहन पैसों की पोटली लेकर खुशी खुशी सेठ के घर जाता है। सेठ अपने दरवाजे पर बैठा था। उसके हाथ में तंबाकू का डिब्बा है। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे। अब मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। सेठ पैसे गिनता है और फिर चालाकी से हंसता है। अरे मोहन, तुझे क्या लगा कि इतनी आसानी से जमीन तुझे वापस मिल जाएगी? अब तुझे ब्याज सहित दुगना पैसा देना होगा। मोहन चौंक जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों ही आ जाता है। लेकिन सेठ जी, ऐसा तो नहीं कहा था आपने। मैं जो कहता हूं वही नियम होता है। अगर जमीन चाहिए तो दुगने पैसे लाकर दे, वरना चला जा। मोहन निराश होकर लौटता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और मोहन सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं गांव के मुखिया के पास जाऊंगा और सारी बात बताऊंगा। शायद वे कुछ मदद कर दे। मोहन ने कई किसान और बुजुर्ग इकट्ठा करता है और मोहन अपनी कहानी सबको सुनाता ही। सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। तभी मुखिया बोलता है, अब बहुत हो गया। सेठ हर बार गरीबों का हक मारता है। अब हम अन्याय नहीं सहेंगे। तभी मोहन का दोस्त रामू भी बोलता है, हमें सेठ के पास जाना होगा। अगर हम सब एक साथ खड़े होंगे तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। गांव के लोग इकट्ठा होकर सेठ के घर के बाहर पहुंचते हैं। सेठ दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर हल्की चिंता हो जाती है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? सेठ, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। किसान ने अपने मेहनत से कर्ज चुकाने लायक पैसे जमा किए हैं। उसे उसकी जमीन लौटाइए। गांव के लोग एक साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं। सेठ गुस्से में बड़बड़ाने लगता है, लेकिन गांव वालों की भीड़ देखकर घबरा जाता है।
तभी सेठ मन में कुछ सोचता है। उसे डर है कि अगर गांव वाले गुस्सा हो गए तो उसका कारोबार चौपट हो जाएगा। ठीक है, मैं मोहन की जमीन उसे लौटा दूंगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं। मोहन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू हैं। अगले दिन मोहन फिर से अपने खेत में हल चला रहा होता है और पास में सुगना और गोपाल खड़े होते हैं। गांव के लोग भी वहां आते हैं। मोहन भाई, तूने साबित कर दिया कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। हाँ मोहन, और जब गांव के लोग एकजुट होते हैं तो कोई लालची इंसान उनका हक नहीं मार सकता। और फिर अगले दिन से मोहन का परिवार खुशी से जीवन जीने लगा। अमित एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत बहादुर था, लेकिन उसे अंधेरे से डर लगता था। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जो बहुत ही भयानक था, जिसके बारे में लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जो देर रात को वहां जाने वालों को कभी वापस नहीं आने देती। मगर अमित को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन अमित अपने दोस्त अजय के घर गया। दोनों ने देर रात तक बातें कीं। जब घड़ी ने 11 बजे तो अजय ने चिंता भरी आवाज में कहा, अमित, रात बहुत हो गई है, आज यहीं रुक जा। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जंगल वाले रास्ते से मत जाना। अमित हंसते हुए बोला, अजय, तुम भी ना। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैं चला जाऊंगा। सुबह भी जल्दी खेत में काम करना है। अजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमित नहीं माना और अकेले घर के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत सुनसान था। चारों ओर घना अंधेरा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। झींगुरों की आवाज और दूर उल्लू की चीख से वातावरण और भी भयानक लग रहा था। अमित तेजी से चलने लगा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो सच में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो दूर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और वह बिल्कुल एक ही जगह पर खड़ी थी। अमित कुछ देर तक उसे देखता रहा। लड़की हिल नहीं रही थी, लेकिन उसके चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लड़की वैसे ही खड़ी रही। अमित ने फिर पूछा, सुनो, तुम ठीक तो हो? इस बार लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसका चेहरा सफेद और निर्जीव लग रहा था, जैसे उसमें जान ही ना हो। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि उसके होंठों पर हल्की मगर भयानक मुस्कान थी। अमित का गला सूखने लगा। उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी लड़की अचानक आगे बढ़ी। लेकिन उसकी चलने का तरीका बहुत अलग थी, जैसे वह जमीन पर तैर रही हो। अमित के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने हिम्मत करके तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने रफ्तार बढ़ाई, उसे महसूस हुआ कि लड़की भी उसी गति से बढ़ रही है। अब अमित पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगा। और तो और उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। जंगल भी खत्म होने वाला था, बस थोड़ा और ही आगे जाना था। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह जोर से चीखा और गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने देखा कि लड़की अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। उसने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और ठंडी, भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। अमित ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। अचानक अमित को किसी ने झकझोरा।
उसने आंखें खोलीं तो देखा कि अजय उसके सामने खड़ा था। अमित, तुम यहाँ जंगल में बेहोश कैसे हो गए? अजय ने घबराकर पूछा। अमित हाँफते हुए उठा और चारों ओर देखा। लड़की कहीं नहीं थी। वह किसी तरह गांव वापस पहुंचा और अपनी कहानी सबको सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने गंभीर आवाज में कहा, अमित, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो बच गए। सालों पहले एक लड़की इसी जंगल के रास्ते में खो गई थी। तब से कई लोगों ने उसे वहां देखा है, लेकिन जो ज्यादा देर तक खड़े रहे वे कभी वापस नहीं आए। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद से उसने कभी रात में अकेले जंगल वाले रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की।